इस दुनिया के अंदर एपोकलिप्स का समय शुरुआत होता है और इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदलने लगते हैं। अब ये दुनिया पूरी तरह से बर्बाद होने लगा, लेकिन जो हमारा हीरो था उसे एक 6 ग्रेट हेल नाम का टोकन मिलता है और वहाँ का एक वार्डन बन जाता है। और हमें दिखाया जाता है 6 ग्रेट हेल के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर और डीमोन्स मौजूद होते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और कहानी की शुरुआत में हम काफी सारे ज़ॉम्बीज़ और मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि पूरी सिटी के अंदर तबाही मचा रहे होते हैं और इंसानों को मार रहे होते हैं। और हमारा हीरो जिया, उसको अपने दोस्त द्वारा ही धोखा मिला, क्योंकि उसका जो दोस्त था 6 ग्रेट हेल टोकन के लिए जिया को मारने लगता है। लेकिन इस मुश्किल अवस्था पर भी जिया को अपनी बहन जिया विन के बारे में ही चिंता थी। वहीं पर उसका दोस्त 6 ग्रेट हेल टोकन को यूज करते हुए कहता है, तुम्हारी बहन पहले से ही काफी सारे ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन चुकी है, क्योंकि उसने मुझे अपना टोकन देने से मना किया। लेकिन सच में उसका ब्लड तो वाकई में काफी ज्यादा यूजफुल था। और इतने में ही वहां पर एक स्ट्रंग वॉरियर आ पहुंचता है और उन लोगों के बीच में फायर चालू हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी जोर का धमाका होने लगा। वहीं पर जिया फिल्म के अंदर जल रहा होता है। वो काफी दर्द में कहता है, अगर मुझे एक और लाइफ मिलता तो मैं बिल्कुल भी उन लोगों को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ता। अब अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो खुद को एक बेडरूम के अंदर एकदम सही सलामत पाता है। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि उसके शरीर में ना तो कोई घाव का निशान था, ना तो कोई आग। अब वो अपने सेल फोन पर करंट डेट को देखता है, जहाँ पर 2028 जुलाई 1 तारीख चल रहा होता है। अब उसे पता चलता है वो अब दोबारा एपोकलिप्स स्टार्ट होने से 3 दिन पहले वापस आ चुका है। अब वो मिरर के पास जाकर खुद को देखता है तो उसके एक आंखों पर फ्लेम निकल रहा था। वो सोचता है, जब मैं जलकर मरने वाला था शायद ये उसी का फायर सीट है। और वो कपड़े पहनकर अपने घर से बाहर निकल जाता है। वो खुद से ही कह रहा होता है, यहाँ पर किसने सोचा होगा कि 3 दिन के बाद ये दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये एपोकलिप्स के वजह से काफी सारे इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदल जाएंगे और फिर ये अजीब तरह के गॉड्स भी यहाँ पर अपीयर होंगे। यहाँ तक कि कुछ इंसानों को भी पावर्स मिलेगी, लेकिन वो समय रहते ही उसे संभाल नहीं पाएंगे और ये सिटी एक नरक बन जाएगा और इंसान भी डिमोन्स में बदल जाएंगे। मेरी गर्लफ्रेंड रोलियन और मेरा बेस्ट फ्रेंड सीजिन दोनों ने मुझे धोखा दिया। अब इतने में ही उसको रोयालन का कॉल आता है। जियान कॉल उठाता है तो उधर से आवाज आता है, आखिरकार तुमने इतना स्लोली मेरा कॉल का आंसर क्यों दिया? क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करने की कोशिश कर रहे हो? जिया खुद से कहता है, अगर उसे कोई बात अच्छा नहीं लगता है तो वो हमेशा मुझे ब्रेकअप करने की धमकी देती है। मैं अपने पास्ट पर बस उसे मनाने की कोशिश करता रहता था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो जवाब देता है, हाँ मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ। जिसको सुनने के बाद रोयलन पूछती है, तुम क्या बोल रहे हो? जहाँ पर जियान बताता है, मैंने कहा कि अब हम ब्रेकअप कर लेते हैं। मैं तुम्हारा सेवा कर करके यहाँ पर थक चुका हूँ और मैं ज्यादा समय तक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर वो फोन को कट कर देता है। दूसरी तरफ रोयलन अपने घर पर एक दूसरे लड़के के साथ में होती है। वो काफी गुस्से में अपना फोन फेंकते हुए कहती है, आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से ब्लॉक करने की है? सीजुन कहता है, शायद उसको हम दोनों के बारे में पता चल गया होगा। रोयलन बताती है, ये नहीं हो सकता। वो पागल हमेशा दिन भर मेरे पीछे लगा रहता है। अगर मैं उसको इस साइड पर जाने के लिए बोलूंगी तो वो उस साइड पर जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। सीजन बताता है, तुम इतना ज्यादा गुस्सा मत हो। अभी अभी मुझे मेरे घर से एक मैसेज आया। उन्होंने कुछ एंशियंट फैमिली की विरासत जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में हो उसे इकट्ठा करने के लिए बताया है, क्योंकि कुछ समय के बाद यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। और ये सुनने के बाद रोयालैंड बताती है, जियायान के पास भी एक फैमिली टोकन है। हालांकि वो काफी ज्यादा खराब है, लेकिन जरूर वो 100 सालों से तो पुराना ही होगा। अब सीजन पूछता है, तो फिर वो चीज अभी कहाँ पर है? जहाँ पर रोयालैंड बताती है कि वो जियायान की बहन के पास है। जियायान जब शांत हो जाएगा जरूर मेरे पास आएगा, तब मैं उससे वो टोकन मांग लूंगी। दूसरी तरफ जिया अपनी बहन जियाविन के पास आकर उससे वो टोकन मांग लेता है। जियाविन पूछती है, आपको अचानक से ये चीज क्यों चाहिए? और यहाँ तक कि आप टैक्सी में 30 किलोमीटर दूरी तय करके इतने जल्दी आए हो, क्या आज आप काम पर नहीं गए? और साथ ही साथ में आपकी आंखों पर क्या हुआ? जहाँ पर जिया पूछता है, क्या तुमको अपने भाई पर भरोसा है? जियाविन उसको गले लगाती हुए हाँ पर जवाब देती है। जिया उसको स्कूल पर वापस जाके सामान पैक करके वापस आने के लिए कहता है, तो जियाविन भी बिना कुछ बोले वहां से सामान पैक करने के लिए चले जाती है।
जिया खुद से ही कहता है इस बार मुझे जैसे भी करके जियाओयन को सेफ रखना होगा। और वो उस टोकन को बाहर निकाल के अपने आई पावर को उसमें यूज करता है, जिसकी वजह से वो टोकन यहाँ पर एक्टिवेट हो गया था। और जिया उस जगह से टेलीपोर्ट होकर सिक्स ग्रेट हेल के अंदर पहुंच जाता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और स्कैरी होता है। वहां पर हम एक टावर को भी देखते हैं जिसके अंदर मोस्टर और डीमोस मौजूद होते हैं। जिया उनको देखते हुए बताता है सच में ये तो काफी ज्यादा स्कैरी है। अब अचानक से टावर के अंदर से काफी ज्यादा लाइटिंग बाहर निकलने लगता है। अब इतने में ही वहां पर एक लड़की आकर उससे पूछती है क्या तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है। जिया उसको देखते हुए कहता है आखिरकार तुम कौन हो। लड़की बताती है मेरा नाम सुडाजी है। और वो जिया को हेल प्रिजन वार्डन कहकर उसे ग्रीट करती है। अब हमें बताया जाता है हजारों साल पहले इमोर्टल इंपेरर ने 12 इंपेरर्स को इकट्ठा किया ताकि वो डिमोन सप्रेसर टावर को बना पाए, जिसको हम सिक्स ग्रेट हेल के नाम से जानते हैं। उसके अंदर कई सारे जुर्म करने वाले जानवर और गॉड्स को फेंक दिया गया। और अब वो दिन रात सॉल बर्निंग हेवनली लाइटिंग का सामना करते हैं। और जियाओ के हाथ में जो टोकन है केवल वही सिक्स ग्रेट हेल के दरवाजा को खोल पाता है। और जिया पूछता है तो फिर इसी वजह से तुमने मुझे इस प्रिजन का वार्डन कहकर बुला रही थी। अब सुडाजी कहती है क्या तुम अंदर जाके वहां पर कैदी को देखना चाहती हो। मैं आपको चलते समय इसके बारे में और भी चीजें बता दूंगी। अब जिया भी इसके लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों वहां पर प्रिजन के अंदर जाने लगते हैं। वहां पर उनके तरफ कुछ अटैक आने लगता है, लेकिन जियाओ अपने आई पावर की मदद से उस अटैक को नलीफाई कर देता है। उसके आई पावर को देखने के बाद सुडाजी कहने लगती है तुम्हारी आंखों पर तो सच में फायर सीट फिल्म मौजूद है, शायद इसलिए मरने के बाद भी तुम अपने लाइफ को दोबारा रीस्टार्ट करने में कामयाब हुए थे। और जिया पूछता है क्या तुम ही वो लड़की थी जो मेरे पिछले लाइफ पर मरते समय बात कर रही थी। और सुडाजी कहती है जिया फैमिली और मेरे बीच में काफी ज्यादा गहरे बॉन्ड है। सिक्स ग्रेट हेल के गाइड स्पिरिट के रूप में तुम एक फ्रेंड के हाथों से मारे जाओगे, मैं ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जब तुम मरते समय गुस्से में थे उसकी वजह से ही तुम अपने फ्लेम एबिलिटी को अवाकन करने में कामयाब रहे हो, जो कि अब एक फायर सीट में बदल चुका है। और जिया उस फ्लेम को देखते हुए कहता है तो फिर मैं इसके वजह से रिबर्न हुआ और मैंने यहाँ पर एपोक्लिप्स आने से पहले ही अपने पावर्स को अवाकन कर लिया है। अब इस बार सब कुछ अलग होने वाला है। और वो सुडाजी को रास्ता लीड करने के लिए कहता है। अब अंदर जाते हुए सुडाजी बताना चालू करती है कि सिक्स ग्रेट हेल पूरे 5 लेयर्स में विभाजित है और तुम्हारे करंट सॉल पावर से तुम केवल लो लेवल के डोर को ही ओपन कर सकते हो, क्योंकि हाई लेवल पर काफी भयानक क्रिएचर बंद पड़े हैं, जिसके लिए तुम्हें अपने सॉल पावर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तुम उनका सामना कर पाओगे। अभी केवल तुम इसी सेक्शन पर देख सकते हो। अब इतने में ही जिया को एक प्रिजन के अंदर एक बीस्ट दिखाई देता है। वो बताता है ये तो देखने से बीस्ट सीजन जैसा लगता है जो कि मेरे पिछले लाइफ पर मेरा सवार था। अब इतने में ही बीस्ट काफी जोर से कराता है। हम देखते हुए वो तो एक भालू होता है। वो हंसते हुए कहता है मैंने जैसे सोचा था हमारा न्यू गार्डन तो काफी छोटे है, हम सदियों सालों से आपका ही इंतजार कर रहे थे। अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो आप बस मुझे बता देना। अब उसको इस तरह से बात करता हुआ देखकर सुडाजी उसको किक मारते हुए कहती है पहले तो तुम वार्डन को देखकर बहुत ही ज्यादा करा रहे थे, लेकिन वो भालू तो जिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्यार दिखा रहा था। अब जिया दोबारा दूसरे प्रिजन पर जाता है जहाँ पर 1000 साल पुराना एक डीमन किंग होता है। जिया यहाँ पर उसको भी पहचान लेता है जिसका नाम लेजेंजी रहता है, जिसको देखने के बाद सुडाजी कहती है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी वार्डन ने उसको पहचान लिया। हमें बताया जाता है इस दुनिया पर मोस्टर को सोल्जर, जनरल, कमांडर, किंग, सेग और बियॉन्ड करके 6 रैंक में बांटा गया है। और अभी जिया लो लेवल डीमन सप्रेसिंग टावर पर है जहां पर जनरल लेवल के क्रिमिनल को बंद करके रखा गया है। और हाई लेवल पर आप जाओगे तो वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर मौजूद है। कहा जाता है कि वहां पर सेक लेवल की इमोर्टल क्रिमिनल भी होते हैं। मैंने सुनी थी कि इस दुनिया पर गॉड लेवल के प्राणी भी मौजूद थे, इसलिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करना होगा ताकि आप बहुत ज्यादा लेवल पर पहुंच के पूरे प्रिजन को कंट्रोल कर सको। जिया बताता है ऐसा लगता है जितना मैंने सोचा था ये टावर उससे भी ज्यादा फॉर्मिडेबल है। यहाँ पर जनरल लेवल के बीस्ट जो कि लोएस्ट लेवल पर आते हैं वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि टॉप फ्लोर में तो कितना ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होंगे। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है और कितना ज्यादा स्ट्रांग है।
आखिरकार फ्यूचर में उनको मेरा ही एक पावर का हिस्सा बनना है। इस बार के एपोकलिप्स पर मैं जरूर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ। अब सुधा जी बताती है, फिलहाल के सोल पावर के हिसाब से आप भी रीजन के बहुत अंदर तक आ चुके हो। अगर आप और भी ज्यादा अंदर नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहती हो तो तुम्हें और भी ज्यादा सोल पावर को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब अगले सीन में हम एंटीक्यू स्ट्रीट को देखते हैं, जहाँ पर जिया उस जगह से निकलकर यहाँ पर आ चुका था। वो खुद से ही कह रहा होता है, मेरे पिछले लाइफ पर किसी को यहाँ पर एक बंधी हुई इमोर्टल रस्सी मिल गई और वो एक इंसान बहुत ही ज्यादा पावरफुल एबिलिटी वाला बन गया। जहाँ तक कि मुझे पता है वो ट्रेजर अभी भी इसी जगह पर होना चाहिए और वो चीज मेरे फायर सीड आंखों से तो बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। अब हम वहीं पर संग फैमिली के हेड सोंगटियान और किलर हुआन को भी देखते हैं। वो जियायान को देखते हुए कहते हैं, आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो फिर अपने बेटे की बातों को याद करता है जो बता रहा था जियायान एक फुलिश और लोयल लड़का है, उसे मैनिपुलेट करना सच में काफी ज्यादा आसान है। अब सोंगटियान कहता है, मैं उसको पहले से ही जानता हूँ, इसलिए उसे देखने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर एंशियंट चीजों को ढूंढना चालू करते हैं। इल्डर हुआन बताता है, आप बिल्कुल भी चिंता ना लो, मैं अपने स्किल की मदद से अच्छी चीजों को काफी आसानी से पता कर लेता हूँ। अब उनको वहाँ पर एक सामान दिखाई देता है, लेकिन वो उस सामान को पकड़ पाते उससे पहले ही जिया जाकर उस सामान को प्राइस पूछ लेता है। जहाँ पर शॉपकीपर बताता है, ये जो तुम्बा है मिंग डायनास्टी का है, जिसका अमाउंट पूरा 10,000 है। जिसको सुनने के बाद जिया कहता है, 10,000 तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और वो उस सामान को काफी अच्छी तरह से देखने लगता है, साथ ही साथ में वो उस लौकी में लगाया गया रस्सी भी निकाल रहा होता है। वो उस शॉपकीपर को लौकी दिखाते हुए बताता है, इसमें तो यहाँ पर क्रैक पड़ा हुआ है, इसलिए इसका प्राइस केवल 100 युआन तक ही हो सकता है। जिसको सुनने के बाद शॉपकीपर उसको अपनी दुकान से बाहर भगा देता है। अब दोबारा इल्डर हुआन आगे आकर उस सामान को देखने लगते हैं। वहीं पर जियायान को वो रस्सी मिल गया था, जो कि एक मैजिकल इमोर्टल रस्सी होता है। अब वो उसको अपने जेब पर रखते हुए कहता है, चलो अब हम उन लोगों को देखते हैं। मेरे पिछले लाइफ पर संग फैमिली ने ही जिया उनको पकड़ा हुआ था। उन्होंने केवल टोकन को ही नहीं चुराया, साथ ही साथ में उन्होंने जियाओयान का ब्लड सेक्रीफाइस भी दे दी है। लेकिन मैं इस बार उन लोगों को इतनी आसानी से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ इल्डर हुआंग उस लोकी को देखते हुए कहता है, इसमें तो स्पिरिचुअल ओरा मौजूद है, इसका मतलब ये एक एंशिएंट आइटम में से एक है। अब समटियान शॉपकीपर से उसका प्राइस पूछने ही वाला होता है कि तभी जिया आकर कहता है, अंकल संग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप यहाँ पर सड़क पर एंशिएंट आइटम को देखने के लिए आए हो? अब संगटियान भी जिया से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम्हें भी एंशिएंट आइटम पर इंटरेस्ट होगा। मैंने सुना था कि तुम्हारे फैमिली के पास भी एंशिएंट इनहेरिटेंस मौजूद है। मैं तुमसे इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। अब जिया काफी जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है, आपका फैमिली तो काफी ज्यादा रिच है, लेकिन आप जैसे अमीर लोग यहाँ पर बस एक लौकी को खरीदने के लिए क्यों आए हो? क्या ये लौकी सच में इतना ज्यादा कीमती है? अब ये सुनने के बाद वहाँ पर काफी सारे लोग आ पहुँचते हैं। एक आदमी शॉपकीपर को कहता है, तुम इसका प्राइस 10,000 बता रहे थे, मैं यहाँ पर 12,000 देने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा इंसान सीधा 20,000 की बोली लगा देता है, जिसको देखने के बाद तो संगठियान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। अब वहाँ पर लोग उस लौकी पर बोली लगाना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से संगठियान को 10,000 का सामान पूरे 70,000 देकर खरीदना पड़ता है। वहीं पर जियायान उन लोगों की मजे ले रहा होता है। संगठियान काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, इसका असली प्राइस 10,000 है, लेकिन इस जियायान की वजह से हमें इतना ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा। अब जियायान संगठियान के पास आकर पूछता है, आप कह रहे थे कि आप मेरी फैमिली इनहेरिटेंस को जानना चाहते हो। अब संगटियान भी हाँ पर जवाब देते हुए कहता है, मैंने सुना था कि तुम्हारे पास तुम्हारे फैमिली एंशिएंट टोकन मौजूद है, क्या तुम मुझे उसको दिखा सकते हो? जहाँ पर जियायान भी हंसते हुए उनको वो टोकन दिखा देता है, जिसको देखने के बाद इल्लर हुआन को पता चलता है ये तो एक ट्रेजर है। वो पूछता है, क्या मैं इसको नजदीक से देख सकता हूँ? जहाँ पर जियायान उस टोकन को रखते हुए कहता है, ये मेरा फैमिली एंशिएंट टोकन है, इसलिए मैं इतनी आसानी से इसको कैसे दिखा सकता हूँ? अब संगटियान हंसते हुए कहता है, तुम और सुजिन तो काफी अच्छे दोस्त हो, क्या तुम अपने अंकल को भी ये दिखा नहीं सकते? जहाँ पर जियायान उस जगह से जाते हुए सुजिन को पहचानने से मना कर देता है। अब संगटियान उसे रोकते हुए कहता है, तुम दोबारा उस टोकन को दिखाने के बदले में क्या चाहती हो? जहाँ पर जियायान
अपने फोन पर स्कैनर दिखाते हुए 10,000 पैसे मांगता है। उसके बाद वो 5 मिनट के लिए वो टोकन उन्हें देखने के लिए दे देगा। वो बताता है अगर आप लोग पैसे देना नहीं चाहते हो तो मैं इस जगह से जा रहा हूँ। जिसको सुनने के बाद संगटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि संगटियान और इल्डर हुआन जियायान से उसके फैमिली टोकन को मांगते हैं, लेकिन जियायान उनको टोकन दिखाने से साफ साफ मना कर देता है। वो बताता है कि अगर तुम मुझे 10,000 युआन दोगे तो मैं 5 मिनट के लिए ये तुम्हें दे सकता हूँ। जिसको सुनने के बाद संगटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो पैसे देने के लिए तैयार हो गया था। वो जिया के बैंक अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर कर देता है, तो जिया भी अपने टोकन को इल्डर हुआन की तरफ उछाल देता है और फिर साइड पर आके काफी ज्यादा खुश होते हुए सोचने लगता है पहले मुझे पानी और खाना खरीदना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ग्रेट हिल प्रिजन के अंदर तो काफी सारा जगह पड़ा है, तो मुझे सप्लाईज को कहाँ पर स्टोर करना चाहिए। सुडा जी बताती है आप सामान को कहीं पर भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रखा गया सामान कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, लेकिन मैं बस कुछ चिकन खा सकती हूँ। जिया अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है अब मुझे समझ आया कि यहाँ पर फॉक्स को भी चिकन खाना पसंद है। अब वहाँ पर पानी, चावल, सब्जियां और जानवर को भी खरीदने का प्लान बना लेता है, लेकिन इतने सारे सामान खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अब वो संगटियान को बताता है यहाँ पर अब पूरे 5 मिनट हो चुके हैं, क्या आप और भी टाइम खरीदना चाहते हो। अब संगटियान जियान से पूछता है क्या तुम ये टोकन मुझे बेच सकते हो, जहाँ पर जियान भी हाँ पर जवाब देता है। जिसको सुनने के बाद तो वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन जब जियान उसका प्राइस 10 मिलियन बताता है तो वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जियान अपने टोकन को लेते हुए बताता है इसमें गलत क्या है, मुझे पता है कि ये टोकन 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, इसलिए ये जरूर कोई एंशियंट आइटम हो सकता है और 10 मिलियन उतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आप खरीदना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। इल्डर हुआन संगटियान से कहता है वो टोकन सच में एक एंशियंट आइटम है जिसका प्राइस कम से कम 500,000 तक हो सकता है, लेकिन वो तो उस टोकन का प्राइस बहुत ज्यादा कह रहा है, हम उसके साथ बात करके 100,000 में उसको खरीद सकते हैं। लेकिन संगटियान उनकी बातें नहीं सुनता और फिर उनको वहां से भेज देता है। और फिर आपने बेटे सीजुन को कॉल करके आपने क्लैन के मेंबर को इकट्ठा करके जियायान और उसकी बहन को ढूंढकर अपने पास लाने के लिए कहता है। साथ ही में वो काफी ज्यादा गुस्से में कह रहा था तुमने यहाँ पर मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की है, मेरे एंसेस्टर ने मुझे केवल एंशिएंट आइटम को ही ढूंढने के लिए नहीं कहे थे, उन्होंने ब्लड सेक्रीफाइस करने के लिए एक लड़की को भी तैयार करने के लिए कहे थे। पहले तो मुझे इसके बारे में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब तुमने यहाँ पर खुद अपनी मौत को पुकारा है। वहीं पर जियायान हंसते हुए खुद से ही कह रहा था तो आखिरकार तुमने मुझे मारने का योजना बना लिया है, ये तो सच में काफी ज्यादा बढ़िया हुआ, मुझे डर था कि तुम यहाँ पर कोई भी कदम उठाने वाले नहीं हुआ। बहुत बुरा हुआ कि मैंने तुमसे और भी पैसे नहीं वसूले, लेकिन यहाँ पर तुम्हें चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं एक एक करके अपना सारा कर्जा वसूल कर लूंगा। दूसरी तरफ जिया यून अपने भाई का इंतजार कर रही थी। जिया वहां पर आ पहुंचता है तो जिया यून कहती है अब मैं यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ, इसलिए हमें इस जगह से जाना चाहिए। अब दोनों उस जगह से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उतने में ही वहां पर जियाउन की टीचर बाइसीन आकर उन दोनों को रोकती हुई जियाउन को बताती है आखिरकार तुम अचानक से स्कूल को छोड़कर क्यों जा रही हो, क्या तुम्हें पता भी है कल से तुम्हारा एग्जाम चालू होने वाला है जो कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जिया आगे आते हुए बताता है मैंने ही जियाउन को घर पर आने के लिए कहा है, इसलिए आप माफ करना क्योंकि उसको अभी स्कूल से छुट्टी लेने की जरूरत है। अब मिस बाइसीन उससे पूछती है क्या तुम उसके भाई हो, तुम्हें पता भी है जिया यून हमारी क्लास की टॉप स्टूडेंट है, मैंने सुनी थी कि उसके पेरेंट्स कुछ समय पहले गुजर गए थे और उसका भाई उसका ख्याल रखते हुए आया है, इसलिए मैंने सोची थी कि उसका भाई एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होगा, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोची थी कि वो इतना ज्यादा केयरलेस होगा। मैं जिया यून की होम रूम टीचर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उसको स्कूल से नहीं ले जाने दूंगी, क्योंकि आगे उसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है, मैं इस तरह से उसका फ्यूचर बर्बाद होने नहीं दे सकती है। अब जिया कहता है ये इतना ज्यादा सीरियस होने वाली बात नहीं है, वो तो बस कुछ काम निपटाने के लिए घर पर जा रही है। अब यहाँ पर मिस बाइसियन काफी जोर से चिल्लाते हुए कहती है आखिरकार स्टडी से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या काम हो सकता है, यहाँ पर जब तक ये दुनिया डिस्ट्रॉय होने के कागार पर नहीं आता तब तक स्कूल भी बंद नहीं होना चाहिए।
उसके मुंह से ये सुनने के बाद तो वहां पर जिया और जियाओयुन दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिया मिस बाई सीन के पास जाकर बताता है, आप सच में एक काफी अच्छी टीचर हो, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ एडवाइस देता हूँ। जब आप इस जगह से चले जाओगे तो आपको यहाँ पर फूड, वाटर और मेडिसिन इकट्ठा करना चाहिए। साथ ही में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेन किलर को भी तैयार कर लेना, ताकि आने वाले खराब समय पर आपको कुछ मदद मिल सके। इतना कहकर वो अपनी बहन को ले जाकर उस जगह से चले जाता है। वहीं पर मिस बाइसियन काफी ज्यादा हैरान सोच रही थी, क्या उसने मुझे सप्लाईज को इकट्ठा करने के लिए कहा है? इसका मतलब उसने कहा कि ये दुनिया सच में खत्म होने जा रहा है। चाहे कुछ भी हो, मैं बस चाहती हूँ कि जियायुन हमेशा खुश रहे। दूसरी तरफ वो दोनों अपने घर पर वापस आ चुके थे। जियायुन अपने भाई से पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है? जहाँ पर जिया यहाँ पर जवाब देते हुए कहता है, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता ना लो, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लूंगा। और फिर वो उसके गले पर टोकन लगा देता है और बताता है, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए कुछ भी हो जाए तुम दरवाजा ओपन मत करना। जहाँ पर जियाउन भी कहती है, मैं आपके लिए डिनर तैयार करके रखती हूँ, इसलिए आप जल्दी वापस आना। अब जिया बाहर जाते हुए खुद से ही कहता है, अब टोकन जियाउन के पास है, इसलिए मैं किसी भी समय उसका पता कर सकता हूँ। और मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है। और वो लिफ्ट से होकर फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर रोयल एन सीजुन से बात कर रही थी। उसे पता चलता है जिया की बहन स्कूल पर नहीं है, इसलिए वो सीजुन को जिया के घर पर बुलाती है ताकि वो पहले जिया को पकड़ पाए। अब जिया यून उसके सामने से ही बाहर जाने लगता है तो रोयल एन उसे रोकती हुई कहती है, क्या तुमने मुझे याद किया? सीजुन ने कहा है कि वो तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता है, इसलिए वो जल्दी ही यहाँ पर आता ही होगा। लेकिन जिया उसको साइड पर धक्का देते हुए वहां से जाने लगता है, जिसको देखने के बाद रोयल एन पूछती है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझसे ब्रेकअप करने के बारे में तो सोच नहीं रहे हो, तुम बच्चों की तरह हरकत ना करो, मुझे पता है कि तुम्हें जेलसी फील हो रही है। अब दोबारा जियायान उसको धक्का देते हुए बताता है, मैं जब भी ये सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में रिलेशन में था, तब मुझे काफी ज्यादा खराब फील आता है, इसलिए तुम जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहो। रोयलन दोबारा गुस्सा होते हुए कहती है, तुम इतना ज्यादा पागल मत बनो। अब जिया वहां से बाहर आते हुए कहता है, किसका चेहरा यहाँ पर जमीन पर गिर गया है, इससे पहले कि कोई इस पर कदम रख दे बेहतर होगा कि इसे उठा लो। अब दोबारा रोयालान चिल्लाती हुई कहती है, आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो, जल्दी वापस आ जाओ। जिया जवाब देता है, मैं यहाँ पर अपना घर बेचने जा रहा हूँ। रोयालान उसके पीछे आती हुई कहती है, क्या कहा तुमने? तुम घर बेचने जा रहे हो? क्या तुम्हारा एक ही घर नहीं है? और तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारा वेडिंग हाउस है। जिया हंसते हुए बताता है, अभी मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं इसको बहुत ही चीप प्राइस में बेचने जा रहा हूँ। क्या तुम इसको खरीदना चाहती हो? अब रॉयल एन सोचने लगती है, आखिरकार अचानक से उसको क्या हो गया। पहले तो वो इतना ज्यादा कोल्ड बन चुका है और अब फिर अपना घर भी बेचने जा रहा है, और ये जो घर है एक प्राइम लोकेशन पर है, जिसका कीमत पूरे 3 मिलियन तक हो सकता है। अगर उसके पास एक घर नहीं होता तो मैं उसके साथ में डेट क्यों करती। अब वो हंसते हुए जिया यन से पूछती है, तो फिर तुम कितने में इसको बेच रहे हो? जहाँ पर जिया कहता है, मेरा फाइनल ऑफर 1 मिलियन है। रोयलन काफी ज्यादा हैरान होती हुई कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस में घर बेच रहा है, ऐसा लगता है वो सच में मुश्किल पर है, इसलिए वो इस घर को बेच रहा है। अब जिया पूछता है, अगर तुम्हें लेना है तो जल्दी बताओ, अगर मैं एजेंसी में जाऊंगा तो मुझे और भी ज्यादा फायदा हो सकता है। रोयलन कहती है, मैं खरीदना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं है, ऐसा करो मैं अभी 3 लाख रुपए तुम्हें दे दूंगी और जितने भी पैसे बचेंगे वो बाद में दे दूंगी। जहाँ पर जिया कहता है, क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो? यहाँ पर पूरे मिलियन की बात हो रही है। अब यहाँ पर रोयलैंड के दिमाग पर एक आइडिया आता है, वो खुद से ही कहती है, सीजुन जल्दी ही उसे मारने के लिए लोगों को लेकर यहाँ पर आ रहा है, ऐसे भी जियायान यहाँ पर मरने ही वाला है। यहाँ तक कि अगर मैं उसे मिलियन सीवांस भी दे दूंगी तो वो मुझे बाद में सारा पैसा वापस कर देगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज तो अभी उसके साथ ट्रिक करके घर को अपने नाम पर ट्रांसफर करना है। अब वो जिया को बताती है, तो फिर चलो अब हम रियल एस्टेट के ऑफिस पर चलते हैं। अब वो कुछ समय के बाद रियल एस्टेट ऑफिस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर रोयल एन अपने मॉम से बात करके अपने घर के सारे सेविंग मांग लेती है और काफी ज्यादा खुश होते हुए बता रही थी वो सभी पैसे जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अब जिया पूछता है, क्या पैसे का इंतजाम हो गया है? तुम मुझे सारा पैसा ट्रांसफर कर दोगी तो मैं यहाँ पर साइन कर दूंगा। अब रॉयल एंड भी सभी पैसे जिया के बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर देती है। साथ ही में वो कह रही थी, मैं आशा करता हूँ कि तुम इन पैसे स्पेंड करने के लिए जिंदा भी बच पाओगे। वहीं पर जिया काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा था, जब एपोकलिप्स का समय शुरुआत होगा उस घर का वैल्यू ऐसे भी खत्म हो जाएगा।
और बिना इस 1 मिलियन के तो तुम यहाँ पर सरवाइव भी नहीं कर पाओगी है, और ये तुम्हारा एक आखिरी चांस था। दूसरी तरफ रोयालैन काफी ज्यादा खुश होते हुए हंस रही थी है, और वो कहती है आज मैं काफी ज्यादा खुश हुआ, इसलिए हम तुम्हारे घर पर जाके इसे सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ पर जिया भी खुशी खुशी हाँ पर जवाब देता है। वहीं पर दूसरी तरफ सीजन भी जिया के घर की तरफ ही जा रहा था। साथ ही में उसे ये भी पता चल गया था कि जिया यान ने अपनी बहन को आफ्टरनून पर ही घर पर ले आया था, और वो अपने साथी को बताता है जिया आने से पहले ही हम उसके घर पर जाके उसकी बहन से बात करते हैं। वहीं पर जिया यून अपने भाई के लिए डिनर तैयार कर रही थी, लेकिन तभी उसके गले का टोकन ग्लो करने लगता है, और फिर इसी के साथ में एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अब सीजन और वो लड़के वहां पर जाके डोर को नॉक करते हैं। सीजन कहता है तुमसे मिलने के लिए ब्रदर सीजन आया है, तुम जल्दी डोर को ओपन करो। अब जिया उन पूछती है आप यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि ब्रदर जिया तो अभी घर पर नहीं है। सीजन हंसते हुए बताता है मुझे पता है, लेकिन तुम पहले दरवाजा खोलो क्योंकि बाहर काफी ज्यादा गर्म है, और तुम्हारा भाई हॉटपॉट इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए बाहर गया है, उसी ने तो मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था। जियाओयुन दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसको अपने भाई के बारे में याद आता है। उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम दरवाजा मत खोलना। वो सीजन को बताती है आप मेरे भाई आने तक का इंतजार करो, जिसको सुनने के बाद सीजन काफी जोर जोर से डोर को नॉक करते हुए कहने लगा क्या तुम सच में मजाक कर रही हो, और इस तरह से तुम मेरे फीलिंग्स को हर्ट कर रही हो, तुम जल्दी दरवाजा खोल के मुझसे बात करो। लेकिन यहाँ पर जियाओ यून दरवाजा खोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और वहां पर सीजुन के साथ में आए हुए लड़के उस डोर के लक को तोड़ने में लग जाते हैं। तो सीजुन जियाउन से पूछता है क्या तुम्हारा फैमिली टोकन तुम्हारे पास है, जहाँ पर जियाउन भी हाँ पर जवाब देती है, जिसको सुनने के बाद तो सीजुन काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो थोड़ी देर में ही दरवाजा तोड़कर अंदर जाके जियाउन को पकड़ लेते हैं। सीजुन जियान को गाली देते हुए बताता है तुम्हें पहले ही दरवाजा ओपन करना चाहिए था। वो उस टोकन को अपने हाथ में लेते हुए कहता है अब मेरे पास ये टोकन और जियायुन दोनों है, इसलिए जिया को तो मेरे पापा के सामने घुटने टेक कर माफी मांगना ही पड़ेगा। अब जियायुन चिल्लाती हुए पूछती है आप मेरे भाई के दोस्त होकर भी ये सब क्यों कर रहे हो। सिजुन ने हंसते हुए बताया कि उसने जिया के साथ में इसलिए दोस्ती किया था क्योंकि जिया उसकी हर बातों पर भरोसा किया करता था। साथ ही में मेरे पास बहुत सारे शर्मनाक रहस्य है, अगर उनका सच सामने आएगा तो मेरा दोस्त लेने के लिए मुझे किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी। जिसको सुनने के बाद तो जियायुन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। सीजन दोबारा बताता है अगर जिया नहीं होता तो मैं रोलैंग को कभी भी नहीं जानता। सच में उसका टेस्ट भी काफी ज्यादा बढ़िया है। जियायुन चिल्लाते हुए खुद को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन सीजुन उसके गाल पर स्लैप कर देता है और बताता है अगर तुम इस तरह से चिल्लाती रहोगी तो मैं तुम्हारे मुंह को यहाँ पर सील दूंगा। दूसरे लड़के ने कहा तुम इतने छोटी उम्र में ही काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, और वो लोग वहाँ पर जियायुन को परेशान करने लग जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई दी। वो बताती है क्या तुम लोगों ने कभी वाइनपुल मीट फॉरेस्ट के बारे में सुना है। अब अचानक से वहाँ पर कुछ एनर्जी चमकने लगा। वो सभी लड़के अलग ही जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनके साथ में एक एक लड़की मौजूद थी। वो एक पूल के अंदर मजे कर रहे थे, उनको तो यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। कुछ लड़की बारबेक्यू लेकर सीजन को खिला देती है। सीजन तो कह रहा था क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ। वो लड़की पूछती है क्या आपको ये मीट डिलीशियस लगा, जहाँ पर सीजन बताता है सच में ये मीट तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। वो लड़की हंसते हुए बताती है क्योंकि ये जो मीट है आपके खुद का है, अब आप यहाँ पर आप नहीं टेस्ट ले रहे हो। जिसको सुनने के बाद तो वो सभी लड़के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर जो पूल था वो भी पूरे ब्लड ही ब्लड हो जाता है। साथ ही में एक लड़के का दिल भी वहाँ पर गायब हो गया था। मतलब अभी जो वो बारबेक्यू खा रहे थे वो उसी लड़के का दिल था। वो लोग रोते हुए कहने लगते हैं आखिरकार ये किस तरह का वाइन पूल है जो कि सच में साफ साफ एक हेल की जैसा ही लग रहा है। वो लड़की पूछती है क्या आप लोग यहाँ पर हमारे मेन्यू से सेटिस्फाइड नहीं हुए है, अब आप यहाँ पर किसके हार्ट को खाना चाहते हो। क्या आप बोजिकाओ के मीट को या तो फिर लोयल मिनिस्टर की आंखें खाना चाहते हो। वहाँ पर रूम के अंदर उन लोगों को उस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर तो जियाओ इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर वो इस तरह से क्यों
क्यों चिल्ला रहे हैं। वहाँ पर वो लड़के अभी भी भूत भूत कह रहे होते हैं। सीजन कहता है आखिरकार एक घोस्ट कहाँ से आए हैं, हमने यहाँ पर पहले भी काफी सारे लोगों को मारा है, लेकिन हम इस चीज से इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हैं। ऐसा लगता है ये सब इसी टोकन की वजह से हुआ था। अब उस टोकन को बाहर निकाल कर कहता है तुम एक बेकार टोकन हो, अगर तुम्हारे अंदर सच में इतना ही ज्यादा हिम्मत है तो मुझे यहाँ पर मार डालो। अब अचानक से वो टोकन ग्लो करने लगा। उसमें से एक इविल हैंड बाहर आके सीजन के फेस पर स्क्रैच कर देता है, जिसके वजह से सीजन के हाथ से वो टोकन गिर गया। क्योंकि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, वो टोकन रिंगते हुए दरवाजे के पास चले जाता है। तभी वहां पर जियायान भी आ पहुंचा। वो उस टोकन को उठाते हुए कहता है सच में ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। वहीं पर सीजन को उस हालत पर देखकर रोयालान उसके पास जाकर पूछती है क्या तुम ठीक हो, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ। सीजन ने अपने लड़के को बताता है कि वो जो टोकन है उसके अंदर डीमोन है और वो टोकन एक ट्रेजर है, इसलिए तुम जिया को यहाँ से जाने मत दो। अब वो लोग जिया के ऊपर अटैक करने के लिए एक ही साथ में उसके तरफ चले जाते हैं। सुराजी जिया को बताती है टोकन के सोल पावर को अभी अभी यूज किया गया है, ये सब लेजिन जी की गलती है, उसने अपने क्लॉज को यूज कर लिया। मरना में तो यहाँ पर काफी लंबे समय से उन्हें कंट्रोल कर रही थी। जिनजी ने बताया कम से कम मैंने खुद को तो यहाँ पर उनके सामने नहीं दिखाया। जिया ने बताया अगर तुम बाहर आ जाते तो तुम इस घर को पूरी तरह से दबा कर देते। अब वो सीजन को बताता है यहाँ पर अब ये सिचुएशन तुम्हारे हाथों पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं अब यहाँ पर अपने एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता हूँ। अब वो अपने आई पावर को यूज करके उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर सभी लड़के जलने लग जाते हैं। वो तो दर्द से कराने लगते हैं, कुछ लड़के तो बाथरूम पर जाके नहाने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो आग नहीं निभ रहा था। वो लड़के वहां पर जलकर मारे जाते हैं। वहीं पर सीजन और रोयालैन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। सीजन जिया से पूछता है क्या तुम्हें मैजिक आता है। जियान उनके तरफ जाने लगा, जिसको देखने के बाद रोयालैन कहने लगती है तुम हमारे पास मत आओ, और सीजन तो तुम्हारा भाई जैसा ही है। अब हम यहाँ पर अपने पुराने फ्रेंडशिप को दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब जिया कहता है अब तुम यहाँ पर हमारे दोस्ती की बात कर रहे हो, तुम पहले आकर मेरी बहन को पकड़ोगे और फिर मेरे टोकन को चुराने की कोशिश करोगे। और ये बदतमीज लड़की रोयालैंड के बारे में तो मैं कुछ भी बात करना नहीं चाहता, वो तो तुम्हारे साथ में ही रहती है, मुझे उसके बारे में तो सोचकर भी उल्टी आ जाती है। और अब तुम चाहते हो कि मैं अपने पुराने फ्रेंडशिप को याद करूँ, यहाँ पर तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हो। सिजुन हंसते हुए बताता है मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हो, ये सब हमारे बीच का गलत फहमी है। अब वो रोयालैंड को जिया की तरफ भेजते हुए कहता है तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें तो उसके पास जाना चाहिए। साथ ही में उसने अपने दूसरे हाथ पर एक नाइफ को पकड़ कर रखा हुआ था। दरअसल वो जिया को इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करके उसे मारना चाहता था। और रोयालैंड भी हंसते हुए जिया के पास आकर कहती है क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते हो, मुझे अब यहाँ पर तुम्हारे सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए। वो जिया के काफी ज्यादा करीब आकर पूछती है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये तुम्हारे पास किस तरह का पावर है, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। अब इतने में ही सीजन मौका पाकर जिया के ऊपर अपने चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर जिया को तो पहले से ही इसके बारे में सब कुछ पता था। वो अपने आई पावर से उनके ऊपर भी अटैक कर देता है और बताता है यहाँ पर मैं भी सोच रहा था कि आखिरकार क्यों मैंने फायर पावर को अवाकन किया, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है यहाँ पर इस दुनिया के अंदर काफी सारे खराब लोग हैं, मैं उन सभी को अपने आई पावर को यूज करके खत्म कर दूंगा। अब वहाँ पर सीजन को छोड़कर सभी लोगों को जला के राख कर देता है। अब हम दूसरी तरफ संग फैमिली के इंस्टेंशल हॉल को देखते हैं, जहाँ पर टियान संग अपने इंस्टेंटर के सामने बैठ के उनका पूजा कर रहा था। जहाँ पर इंस्टेंटर ने बताया कि उन्हें यहाँ पर एक अविवाहित लड़की की ब्लड चाहिए। जहाँ पर टियान संग कहता है आप बिल्कुल भी चिंता ना लो, हम जल्दी ही आपके लिए एक लड़की को लेकर आते हैं। इंस्टेंटर ने बताया यहाँ पर 3 दिन के अंदर ही ये दुनिया पूरी तरह से खत्म होने वाला है, इसलिए तुम सभी तैयार हो जाओ। जिसको सुनने के बाद तो टियानसंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वहाँ पर अपने लोगों को बताता है तुम जल्दी जाकर बहुत ज्यादा खाना और पानी को परचेस करो, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से सब हुआ तो ये दुनिया जल्दी ही खत्म होने वाली है। और सुजिन को यहाँ पर आने दो, उसके बाद हम उस लड़की का भी सेक्रीफाइस दे देंगे। अब इतने में ही वहाँ पर जिया आकर शिजुन की बॉडी को वहाँ पर फेंकते हुए बताता है तुम्हें इतना ज्यादा मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर आ चुका हूँ। सीजन को उस अवस्था पर देखने के बाद तो टियानसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो कहता है आखिरकार तुमने मेरे बेटे के साथ में क्या किया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संग फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल को इस तरह से तोड़ने की।
वो जिया को मारने के लिए अपने लड़के को आगे भेजता है। अब यहाँ पर सभी लोग जिया को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर अब जिया दोबारा अपने फायर पावर को यूज करके उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। अचानक से अपने शरीर पर आग लगा हुआ देखकर तो वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिया काफी तेजी से टियान संग के पास जाकर कहता है क्या आपको भी उसी तरह के ट्रीट की जरूरत है। अब यहाँ पर संग टियान एक गन को निकालकर सीधा जिया के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली तो बाहर नहीं आता। जिया एक चुटकी बजाकर उस गन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से टियान संग के हाथ में चोट लग चुका था। उसके हाथ से खून आने लगता है। जिया बताता है आपको इस तरह से आग से नहीं खेलना चाहिए। साथ ही में उस फिल्म को देखते हुए सोच रहा था भले ही मेरा अवाकन एबिलिटी फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन फिर भी ये फिल्म तो सच में काफी ज्यादा बढ़िया है और मैं अभी केवल एक समय में 2 मीटर के रेंज के अंदर केवल 10 फायर बॉल्स को संभाल सकता हूँ। अब टियान संग जिया को एक इविल क्रिएचर कहते हुए अपने एंसेस्टर के पास चला जाता है। अब वो अपने एंसेस्टर से मदद मांगने लगता है। अब वो एंसेस्टर बताते हैं मैं एंशियन स्टार गॉड हूँ और मैं इविल स्पिरिट को तो काफी आसानी से खत्म करता हूँ। वो जिया के ऊपर अटैक करके जिया को पीछे फेंक देता है। जिया के मुंह से तो खून आने लगा। वहां पर जिया ने जितने भी लोगों के ऊपर आपने फायर से अटैक किया था वो एक एक करके सभी हील हो जाते हैं। टियान संग काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है यहाँ पर स्टारगढ़ वापस आ चुके हैं, इसलिए तुम बिल्कुल भी जिंदा बचकर जा नहीं पाओगे। क्या अब यहाँ पर हमारा हीरो जिया स्टारगढ़ से बच पाएगा, हम आने वाले कहानी में जानेंगे। तो कहानी को सुनते रहना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम जल्दी ही इसके नेक्स्ट एपिसोड को डाल देंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अब स्टारगढ़ को देखने के बाद जियान बताता है मुझे पहले से ही पता था कि संग फैमिली के पीछे किसी का हाथ था, इसलिए मैंने उनसे कुछ एंशियन सामान और पैसे चुराने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि संग फैमिली के पीछे इतना बड़ा हाथ होगा। अब इतने में ही स्टारगढ़ जियान को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है। आपने पैर से कुचल कर मारने ही वाला था, लेकिन जियान पीछे जाकर उसके अटैक से बच जाता है। अब यहाँ पर स्टारगढ़ दोबारा अपने हाथों से उसको जमीन पर ही मसल देता है। वहीं पर संग टियान को लग रहा था अब यहाँ पर जियान मारा जा चुका है, लेकिन अचानक से उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर जियान ने प्रिजन के अंदर से बियर को समन कर लिया था। वो हंसते हुए कहता है आखिरकार तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं इतने आसानी से मारा जाऊंगा। अब हमें पता चलता है जब स्टार गॉड जियान के ऊपर अटैक कर रहा था तभी सुराजी उसको बताती है ये जो फायर स्टार गॉड है उसके पास इननेट फायर स्पिरिट है। उसने यहाँ पर अपने फायर एसेंस की मदद से पिछले हजारों सालों में बहुत ही ज्यादा कीमती सोल पावर को इकट्ठा किया है। अब वो यहाँ पर अपने वास्तविक रूप में अर्थ पर आने वाला है। आप यहाँ पर उसको कैप्चर करके उसे एब्जॉर्ब करोगे तो आपका सोल पावर और फायर एबिलिटी दोनों काफी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो सकते हैं। वहीं पर जियान कुछ सोच रहा था। सुडाजी बताती है फिलहाल यहाँ पर ग्रेट इविल टोकन का सोल पावर काफी ज्यादा कम है, लेकिन तुम इस प्रिजन के वार्डन हो जिसकी वजह से तुम गैम्बलिंग कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हारे पास जीतने के कुछ चांस रहेंगे। जयान पूछता है आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है। सुडाजी कहती है तुम यहाँ पर ग्रेटेबल टोकन के अंदर आपने सोल पावर को डाल के उस स्टार गॉड को हराने के लिए प्रिजन के अंदर से किसी भी एक चीज को सामन कर सकते हो। जयान भी कहता है मैं यहाँ पर पूरी तरह से श्योर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये ठीक है। अगर मैं यहाँ पर स्टार गॉड को पकड़ने में फेल हो जाऊंगा या तो फिर समय रहते ही आपने सोल पावर को रिपेयर नहीं कर पाऊंगा तो सोल टूटने की वजह से मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। अगर ऐसा होगा तो प्रिजन से जिस भी चीज को मैं समन करूंगा वो भागने में कामयाब हो जाएगा। अब यहाँ पर सुडाजी भी हंसते हुए पूछती है तो क्या आप यहाँ पर गैम्बलिंग करना चाहते हो। जहाँ पर जियान भी यहाँ पर जवाब देते हुए उस टोकन को निकालकर अपने आई पावर को उसके अंदर डाल देता है, जिसको देखने के बाद सुडाजी कहने लगती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब जियान बताता है मैंने यहाँ पर इस टोकन के अंदर आपने इमोर्टल फायर को प्लान कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा तो इमोर्टल फायर इस टोकन को डिस्ट्रॉय कर देगा और इस टोकन के बिना इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान हेल प्रिजन को खोल नहीं पाएगा और साथ ही में तुम भी यहाँ पर कभी भी दिन की रोशनी नहीं देख पाओगे। दरअसल उसे तो यहाँ पर लग रहा था जो भी चीज को वो समन करेगा वो उसे धोखा दे सकता है, इसलिए उसने यहाँ पर ये सब किया था। अब वो यहाँ पर टोकन के अंदर अपने सोल पावर को डालने लगा, जिसकी वजह से वहाँ पर हेल प्रिजन के अंदर एक रोशनी आता है, जिसको देखने के बाद वहाँ पर प्रिजन के अंदर जो कोई भी मौजूद था उनको लगता है ये तो बाहर जाने का रास्ता है।
और वो यहाँ पर बाहर जाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। वहाँ पर जियायान का स्पिरिट दिखाई दिया। वो अब यहाँ पर बैटल को ज्वाइन करने के लिए ब्लैक बियर डीमन को समन करता है और ब्लैक बियर डीमन काफी तेजी से प्रिजन से बाहर निकलने लगा। वहीं पर सुराजी उसको बता रही थी, तुम यहाँ पर बेवकूफी मत करना, क्योंकि यहाँ पर हमारे वार्डन को कुछ भी होना नहीं चाहिए। और ब्लैक बियर डीमन बाहर आके सीधा स्टारगर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर स्टारगर्ड उसके सामने कुछ भी कर नहीं पाता। यहाँ पर ब्लैक बियर डीमन तो बाहर आने की खुशी में काफी जोरों से चिल्ला रहा था, साथ ही में उसे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था। अब जियायान काफी गुस्से में कहने लगता है, तुम यहाँ पर जल्दी अपना काम चालू करो, क्योंकि यहाँ पर मेरा सोल पावर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं यहाँ पर मारा जाऊँ? अब ब्लैक बियर डीमन हंसते हुए बताता है, मैं सच में काफी ज्यादा लॉयल हूँ, आपने यहाँ पर मुझे बुलाकर बहुत अच्छा काम किया। अब वो फिर स्टारगर्ड को बताता है, आखिर 5 एलिमेंट गॉड की हिम्मत कैसे हुई एक माउंटेन गॉड के रास्तों पर टांग अड़ाने की? तुम यहाँ पर जल्दी अपना फायर एसेंस मुझे दे दो। इतना कहकर दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है। वहीं पर स्टार गॉड अपने फायर को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक बियर डीमन उसे मुक्का मार के दूर फेंक देता है। अब स्टार गॉड सोचने लगा, यहाँ पर मेरा असली शरीर अपने लिमिट को पार कर चुका है, इसलिए मैं अपने पूरे स्ट्रेंथ को रिलीज कर नहीं सकता। इसलिए फिलहाल मुझे यहाँ पर इस जगह से भागने की जरूरत है। अब वो उस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जियायान उसके तरफ उस इमोटल रस्सी को फेंकते हुए बताता है, क्या तुम यहाँ पर भागना चाहते हो? लेकिन यहाँ पर बहुत देरी हो चुकी है। वो स्टार गॉड को उस रस्सी से बांध देता है। यहाँ पर स्टार गॉड तो कुछ भी कर नहीं पाता। वहीं पर अपने इंस्टीट्यूट का यह हालत देखकर तो संगटियान को भरोसा ही नहीं हो रहा था। उस रस्सी को देखने के बाद उसे पता चलता है, ये तो उस लोकी में मौजूद था जिसको उसने रोड साइड में खरीदा हुआ था। अब उसे तो जियायान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं पर जियायान ने उस लोकी को खरीदने के लिए संगटियान को थैंक्स कहा, क्योंकि उसके वजह से ही वो इमोर्टल रस्सी उसके हाथ में लगा हुआ था। अब वो स्टार लॉर्ड के स्पिरिट फायर को हासिल कर लेता है। वहीं पर संगटियान तो काफी जोरों जोरों से रो रहा था। जियान बताता है, हम यहाँ पर एक डील करते हैं, तुम यहाँ पर अपने बेटे सीजन को बचाने के लिए कितना स्पेंड कर सकते हो? दरअसल वो उनको जिंदा छोड़ने के बदले में पैसे मांग रहा था। अब थोड़ी देर के बाद सीजन को होश आ चुका था। वो अपने पापा से पूछता है, क्या आपने यहाँ पर उसको हमारे सारी फैमिली के पैसे दे दिए? इसका मतलब अब यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। संगटियान बताता है, अब यहाँ पर एपोकलिप्स शुरू होने वाला है, इसलिए हमें पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी भी काफी सारा प्रॉपर्टी मौजूद है। लोगों को सारा प्रॉपर्टी बेचकर अपने लिए चावल और पानी खरीदने के लिए कहता है। साथ ही में वो मिस्टर हुआंग को बुलाकर और भी एंशिएंट सामान खरीदने वाले थे। संगटियान ने दोबारा कहा, यहाँ पर एपोकलिप्स शुरू होने से पहले ही जियायान ने अपने सुपर पावर्स को अवाकन कर लिया है। अगर हम इस मौके को हासिल कर पाएंगे तो हमें इस एपोकलिप्स का काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। वो तो यहाँ पर अभी भी जियायान को जान से खत्म करने के बारे में सोच रहे थे। दूसरी तरफ कुछ समय के बाद जियायान एक फार्मेसी के पास आ चुका था। यहाँ पर अब उसके बैंक में बहुत सारे पैसे हो चुके थे। जियायान हंसते हुए बताता है, अगर यहाँ पर इतना ज्यादा कम समय नहीं होता तो मैं सॉन्ग फैमिली से और भी चीजें हासिल कर सकता था, लेकिन मुझे इसके बारे में भूल जाना चाहिए। अंदर फार्मेसी पर जाके 1 टन क्लींसिंग पिल्स को मांगता है। वहां पर काम करने वाली लड़की पहले तो हंसते हुए हाँ पर जवाब देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है उसे 1 टन क्लींसिंग पिल की जरूरत है तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए पूछती है, क्या आप यहाँ पर मजाक कर रहे हो? ये तो बस एक मामूली सा चाइनीज पिल है। जियान पूछता है, या तुम यहाँ पर सेल कर रही हो या तो फिर नहीं है, वरना मैं दूसरे शॉप पर भी जा सकता हूँ। लड़की हंसते हुए बताती है, हम यहाँ पर क्लींसिंग पिल को बेच तो रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास स्टॉक में इतने सारे पिल्स मौजूद नहीं है, इसलिए इसमें कम से कम 2 दिन का समय लग सकता है। साथ ही में यहाँ पर इसका प्राइस भी काफी ज्यादा हाई होने वाला है। जहाँ पर जियान कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें 20% ज्यादा पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मुझे कल रात तक जैसे भी करके क्लींसिंग पिल्स चाहिए। वो लड़की भी हंसते हुए हाँ पर जवाब देती है। अब जियायान उस जगह से बाहर आते हुए खुद से ही कहता है, मैंने यहाँ पर फेकू शहर में पूरे 10 टन क्लींसिंग पिल को खरीदा है। मैंने बाकी ऑनलाइन ऑर्डर भी कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर एपोक्लिप्स के समय में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्लींसिंग पिल है। अब हमें यहाँ पर जियायान की प्रीवियस लाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लींसिंग पिल न होने की वजह से जियायान मरने की अवस्था पर आ चुका था। दरअसल क्लींसिंग पिल सुपर पावर के अवाकनिंग स्पीड को तेज करने के साथ ही साथ में ज़ॉम्बीज ट्रांसफॉर्मेशन को भी रोक सकता है। अब उसकी बहन जियाओ यून क्लींसिंग पिल को लाने के लिए फार्मेसी की तरफ चले जाती है।
लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है तो कुछ लोग उसे उठाकर अपने साथ में ले जाते हैं। जियान ने बताया, जब जियान घर से बाहर गई तब हमारा वो आखिरी मुलाकात था। उस टाइम पर मैं काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन मैं इस बार बिल्कुल भी उस चीज को होने नहीं दूंगा। और संग फैमिली के बारे में बात किया जाए तो उन्हें भी एपोकलिप्स के बारे में पता चल चुका है और उन्होंने भी फुट को इकट्ठा करके रख लिए होंगे। लेकिन वो यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एपोकलिप्स के शुरुआती दिनों पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज सुपर पावर्स वाले लोग हैं। इतने सारे क्लींसिंग पिल के साथ में मेरे पास सुपर पावर्स का एक आर्मी रहेगा। अब वहां पर किसी चीज को निकाल कर आपने इमोर्टल फायर से उसे जला देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक लोटस क्रिएट हो गया। राजी उसको कंग्रेचुलेट करते हुए बताती है, यहाँ पर फायर एसेंस की मदद से आपका इमोर्टल फायर सीड लोटस फायर सीड में अपग्रेड हो चुका है, जिसकी वजह से आप मेरे वाइन पूल और फॉरेस्ट मीट के इल्यूजन को तोड़ सकते हो। जियान फ्लेम को कंट्रोल करते हुए एक शॉट को बना लेता है, क्योंकि अब उसके पावर्स भी यहाँ पर अपग्रेड होके सेकेंड लेवल पर पहुंच चुके थे। जियान बताता है, मैंने जितना सोचा था ये फायर एसेंस तो उससे भी ज्यादा बढ़िया है। वहीं पर ब्लैक बियर डिमोन कह रहा था, जब आप दूसरी बार समन करोगे तो मुझे यहाँ पर जरूर से याद करना, क्योंकि मुझे इस तरह की चीजों पर बहुत ही ज्यादा मजा आता है। साथ ही में मेरा सीन्स पॉइंट भी अब 90 हो चुका है, इसलिए अब मैं भी प्रिजन के अंदर एक्स्ट्रा मीट खा सकता हूँ। जिसको सुनने के बाद सुराजी कहने लगती है, तुमने यहाँ पर वार्डन की मदद की है, इसलिए तुम्हारा सीन्स पॉइंट इंक्रीज हुआ था, जिसकी वजह से तुम्हें प्रिजन के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। वरना इसके अलावा तुमने यहाँ पर फायर लॉर्ड के काफी सारे स्पिरिट एनर्जी को चुरा कर रखा है, इसलिए वार्डन दूसरी बार मुझे भी समन करेंगे। वो दोनों तो यहाँ पर झगड़ने लगे थे। उन दोनों को इस तरह से बहस करता हुआ देखकर जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उन दोनों को धक्का मारकर पीछे फेंक देता है। वहीं पर प्रिजन के अंदर एक दूसरा डीमन उनको बता रहा था, तुम दोनों मौके का फायदा उठाने वाले कुत्ते हो और तुम्हें थोड़े से लाभ से बस में कर लिया गया है। और सुनो लड़के, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे समन मत करना, क्योंकि मैं इन बेवकूफों की तरह बेवकूफी नहीं करूंगा और इस प्रिजन से भाग जाऊंगा। जियान हंसते हुए बताता है, जैसे जैसे यहाँ पर मेरी एबिलिटीज बढ़ते जाएंगे मैं प्रिजन के बाकी डोर को भी ओपन कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर तुमसे भी ज्यादा पावरफुल डीमन होंगे तो मैं आखिरकार तुम्हें समन क्यों करूंगा। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर डर है कि सबसे पहले तुम ही मुझसे मदद मांगने वाले हो। इतना कहकर वो प्रिजन से बाहर आ जाता है और वो अपने रूम पर रात के समय में मून को देखते हुए बता रहा था, कल यहाँ पर आखिरी दिन है, इसलिए मुझे जल्दी करना होगा। मेरे पास अभी भी यहाँ पर 20 मिलियन से ज्यादा पैसे बचे हुए हैं, इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है इतने पैसे उस चीज को खरीदने के लिए काफी होना चाहिए। और वो दूसरे दिन रॉ पिस्टन को खरीदने के लिए एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक रॉ पिस्टन भी मिल जाता है। उसने बताया, एपोकलिप्स के समय में ऑर्डिनरी रिसोर्सेज लूट कर भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन सुपर पावर्स को ऑब्टेन करने के लिए जो क्रिस्टल कोर्स चाहिए वो ज़ॉम्बीज को मारकर ही हासिल किया जा सकता है। स्टोन के अंदर काफी ज्यादा क्रिस्टल पावर है, जिसके मदद से मैं लेवल 2 से 3 लेवल पर काफी आसानी से पहुंच सकता हूँ। मेरे प्रीवियस लाइफ में जिस भी इंसान को ये रॉ पिस्टन मिला होगा, सच में वो काफी ज्यादा लकी होना चाहिए, क्योंकि वो इसके मदद से सबसे ज्यादा आगे निकल गया होगा। लेकिन इस बार ये चीज यहाँ पर मुझे मिलने वाला है। अभी इतने में ही वहाँ पर एक्शन चालू हो जाता है और एक जेडिट को 1.3 मिलियन में बेच दिया जाता है। अब वहाँ पर रॉ पिस्टन को लाया जाता है, जिसका प्राइस 5 मिलियन से स्टार्ट होने वाला था। अब वहाँ पर बोली लगना चालू हो जाता है। एक इंसान सीधा 350 मिलियन की बोली लगा देता है। ऐसे ही रॉ पिस्टन का प्राइस 400 मिलियन तक पहुंच चुका था। लेकिन इतने में ही वहां पर एक हाउ नाम का लड़का सीधा 500 मिलियन की बोली लगा देता है। से वो काफी ज्यादा अमीर दिखाई दे रहा था। वहां पर लोग बात करने लगते हैं, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था। यहाँ पर ब्रदर हाउ ने सबसे ज्यादा हाई प्राइस ऑफर किया है। अब यहाँ पर उन्होंने बोली लगा दिया है तो हम यहाँ पर उस स्टोन के लिए फाइट नहीं कर सकते। वहीं पर हाउ को भी लग रहा था अब यहाँ पर वो रॉ पिस्टन उसका हो चुका है। लेकिन इतने में ही वहां पर जियान आते हुए सीधा 600 मिलियन की बोली लगा देता है, जिसको सुनने के बाद हाओ काफी ज्यादा हैरान होते हुए पूछने लगता है, आखिरकार वो लड़का कौन है। वहीं पर उसके साथ की लड़की भी कहने लगती है, मैंने आज से पहले उसको कहीं पर भी नहीं देखा था, देखने से तो वो एक स्टूडेंट लगता है। अब इतने में ही वहां पर जियान के पास एक इंसान आते हुए बताता है, यहाँ पर मेंबरशिप वाला सिस्टम चलता है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपके पास बैंक ब्लैक कार्ड होना चाहिए।
और ये जो एक्शन है ये कोई मजाक करने वाली जगह भी नहीं है। लेकिन इतने में ही वहां पर जियायान एक ब्लैक कार्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ सवाल बचे हुए हैं? उस ब्लैक कार्ड को देखने के बाद तो वो इंसान काफी ज्यादा हैरान होते हुए जियायान को इज्जत करने लगता है, क्योंकि उस ब्लैक कार्ड का प्राइस लाखों डॉलर्स का होता है। इसलिए उसे लगता है जियायान कोई नोबल फैमिली से बिलोंग करता होगा। अब वहां पर एक लड़की बताती है, यहाँ पर उस लिटिल ब्रदर ने 600 मिलियन की बोली लगाई है। क्या यहाँ पर कोई दूसरा इंसान इसके प्राइस को बढ़ाना चाहता है? यहाँ पर हाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो 700 मिलियन की बोली लगाते हुए जियायान को बताता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इससे ज्यादा बोली लगा कर दिखाओ। मुझे उम्मीद है कि हम फ्यूचर में दूसरी बार जरूर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जियायान को तो जैसे भी करके वो स्टोन चाहिए था, इसलिए वो सीधा 1000 मिलियन की बोली लगा देता है, जिसको सुनने के बाद तो लोग बात करने लगते हैं। 1000 मिलियन तो सच में काफी ज्यादा हाई प्राइस है, क्योंकि रॉप स्टोन का वैल्यू इतना ज्यादा भी नहीं है। वहीं पर हाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। उसको तो जियायान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन उसके साथ में आई हुई लड़की उसको शांत करते हुए बताती है, आपको यहाँ पर इस तरह से गुस्सा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लड़का यहाँ पर ये सब करके खुद एक बेवकूफ बन रहा है, इसलिए आप उसे जाने दो। अब हाओ जियायान से उसका नाम पूछता है, जहाँ पर जियायान भी अपना नाम बता देता है। हाओ ने कहा, अब तुम्हें यहाँ पर ये सामान मिल चुका है, लेकिन मैं तुम्हें याद रखूंगा। अब वहां पर वो रॉ पिस्टन को लाकर जियायान को दिया जाता है। जियायान भी उसको पकड़ते हुए कह रहा था, फाइनली अब मुझे यहाँ पर ये मिल चुका है। अब वो तो यहाँ पर उस जगह से बाहर की तरफ जाने लगा था, लेकिन इतने में ही वहां पर ऑक्शन के अंदर एक दूसरा सामान लाया जाता है। जियायान उस जगह से बाहर निकल पाता, लोग चिल्लाते हुए डीमोन के कर मदद मांगने लगते हैं, क्योंकि वहां पर एक स्नेक डीमोन बाहर आ चुका था। अब वो काफी तेजी से रॉ पिस्टन की तरफ जाने लगता है। वहीं पर जियायान भी खुद से ही कह रहा था, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि ऑक्शन होने से पहले जेट फैन और रॉ पिस्टन को एक दूसरे के नजदीक रखा गया होगा, इसलिए उसने यहाँ पर रॉ पिस्टन के सुपरनेचुरल पावर को सेंस कर लिया है। यहाँ पर एपोकलिप्स के साथ मिलकर जेट फैन ने इविल स्पिरिट को अवाकन किया है। ऐसा लगता है अब जल्दी ही ये दुनिया बर्बाद होने वाली है। वहीं पर हाओ भी सोच रहा था, आखिरकार ये क्या चीज है। इतने में ही वो स्नेक डीमन उसके काफी नजदीक से जियान की तरफ जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जियान भी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए एक ही हाथ से उसे रोकने में कामयाब हो गया था। अब वो अपने इमोर्टल आई पावर का यूज करते हुए उस डीमन को वहीं पर जला देता है और उसकी इविल एनर्जी उसके टोकन के अंदर चला जाता है। ये सब देखने के बाद तो जियान बताता है, इस डीमन का कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा कम था, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर काफी कम मात्रा में सुपरनेचुरल पावर को कंज्यूम किया था। वहीं पर जियायान के पावर को देखने के बाद तो हाओ को पता चल चुका था कि जियायान तो एक मास्टर है। वो तो अब यहाँ पर जियायान को अपना मास्टर बनाना चाहता था। वहीं पर दूसरी तरफ जियायान के घर के नीचे उसका काफी सारा सामान आ चुका था, जिसको देखने के बाद वहां पर लोगों को लगने लगता है कि यहाँ पर जियायान सुपरमार्केट को ओपन करने वाला है। वहां पर कुछ लोग जियायान की तारीफ करने लगते हैं। वहीं पर आंटी जैंग हंसती हुई बताती है, आजकल के बच्चे को सच में लगता है कि वो किसी भी चीज पर सफल हो सकते हैं। तुम लोग देखते जाओ, वो यहाँ पर स्टोर को खोलने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा। अब वहां पर एक लड़की उससे पूछती है, क्या आप यहाँ पर इस वेयर हाउस को आपने दुकान के लिए किराए पर लेने के बारे में सोच रही हो? जहां पर आंटी जंग बताती है, मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इतने में ही वहां पर जियान भी आ पहुंचता है। दरअसल उसने अपने सारे पैसे से सामान को खरीद लिया था। अब वहां पर एक डिलीवरी बॉय आकर जियान को बताता है, हमने यहाँ पर सब कुछ डिलीवर कर दिया है, क्या आप इसको चेक करना चाहते हो? जहाँ पर जियान ने ना पर जवाब दिया। दूसरा लड़का बताता है, दूसरा सामान वाला ट्रक कल तक यहाँ पर आ पहुंचेगा। जहां तक मुझे लगता है इस वेयर हाउस में ये सारे सामान अटने वाले नहीं है। जियान बताता है, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद तुम्हारे वेयर हाउस पर जाके उसे ले लूंगा। ये सुनने के बाद तो डिलीवरी बॉय वहां से निकल जाते हैं। वहीं पर आंटी जैंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोचने लगती है, क्या जियान सच में यहाँ पर अमीर बन चुका है? लेकिन वो तो एक अनाथ है, फिर वो यहाँ पर मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता? अब वो तो यहाँ पर इस जगह पर अपना शॉप ओपन करने वाला है, जिस जगह को मैं काफी समय से देख रही थी। यहाँ पर अमीर तो मुझे बनना चाहिए।
अब इतने में ही वहां पर उसके पास जो बच्चा था वो काफी जोरों जोरों से चिल्लाते हुए कहने लगता है, मुझे यहाँ पर सू करना है। इतना कहकर वो जियायान के वेयर हाउस पर जाके उसके सामान के ऊपर ही मूतने लग जाता है। वहीं पर आंटी जैंग तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अब वो नाटक करती हुए जियायान को बताती है, ये लड़का सच में काफी ज्यादा बदमाश है, इसलिए मुझे लगता है तुम यहाँ पर उसे माफ कर दोगे। लेकिन यहाँ पर जियायान को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उस बच्चे को उठाकर सीधा बाहर फेंक देता है तो वो लड़का आंटी जैंग के ऊपर जाकर गिरता है। साथ ही में आंटी जैंग के कपड़े पर भी मूत लग चुका था। अब आंटी जैंग काफी गुस्से में कहने लगती है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक जवान लड़का होकर इस तरह से बच्चे को खिलौने की तरह कैसे फेंक सकते हो? वहीं पर वो बच्चा भी काफी जोरों जोरों से रो रहा था। जियायान सॉरी कहते हुए शटर को डाउन कर देता है। वहीं पर आंटी जैंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इतने में ही वो बच्चा बताता है, मुझे यहाँ पर फायर क्रैकर के साथ खेलना है, इसलिए मुझे वो चाहिए। अब इतने में ही आंटी जैंग के दिमाग पर कुछ आइडिया आता है। वो बताती है, हमारी ग्रैंड माँ फायर क्रैकर्स को खरीदने के लिए गई हुई है। आज रात हम काफी ज्यादा मजे करने वाले हैं। साथ ही में वो यहाँ पर फायर क्रैकर की मदद से जियायान के वेयर हाउस पर आग लगाने के बारे में सोच रही थी। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए हंसने लगती है। वहीं पर वेयर हाउस के अंदर जियायान अपने पावर का यूज करते हुए सभी सामान को डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर भेजने लगता है। अब एक पोर्टल के जरिए सभी सामान टावर के अंदर जाने लगा, जिसको देखने के बाद तो सुडाजी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, क्योंकि वो अब यहाँ पर मीट खा सकती थी। जियायान उसको सभी सामान को रखने के लिए कहता है, जहाँ पर सुडाजी भी हाँ पर जवाब देती है। दरअसल यहाँ पर कुछ जिंदा एनिमल भी होते हैं। सुडाजी बताती है, अगर हम उन जानवर को अपने टावर के अंदर रख के उन्हें पालेंगे तो टावर की ओरा की वजह से उनका मीट और भी ज्यादा टेस्टी होगा, और उसके बाद हमारे पास खाने के लिए कभी भी खत्म ना होने वाले चिकन का सप्लाई रहेगा। जियायान कहता है, अब यहाँ पर एपोकलिप्स शुरू होने वाला है और मुझे नहीं पता कि ये कितने समय तक चलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर मानव सभ्यता को बचाने के लिए बहुत सारे लिविंग क्रिएचर को अंदर भेज रहा हूँ। सुडाजी बताती है, तो फिर आपको यहाँ पर फार्मिंग करना चाहिए, और अकाल के समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बीज और ज़मीन होती है। जब तक आपके पास ये चीज़ें रहेंगे सभी जीवित प्राणी यहाँ पर जिंदा रह सकती है। जियायान बताता है, मैंने यहाँ पर काफी सारा बीज पहले से ही खरीद कर रखा है, लेकिन यहाँ पर जमीन की जरूरत है। अब वहाँ पर उस जमीन को देखते हुए उस जगह से निकल जाता है। अब वो यहाँ पर अर्थ पर आके अर्थ की मिट्टी को भी डीमन सप्रेसिंग टावर पर भेजने के बारे में सोच रहा था। अब वहाँ पर अपने पावर का यूज करते हुए मिट्टी को भी टावर के अंदर डालने लगता है, जिसको देखने के बाद सुडाजी काफी ज्यादा हैरान होती हुए कहने लगती है, यहाँ पर इतना मिट्टी काफी है, क्योंकि अब यहाँ पर एक भी रूम बचा हुआ नहीं है। और वो फिर जियायान को बताने लगती है, यहाँ पर आपका सोल पावर अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है, और आपने जिस स्पेस को खोला था वो भी बहुत ज्यादा छोटा है। साथ ही में यहाँ पर आपका जान का जोखिम भी है। वहीं पर जियायान ने कुछ मिट्टी को टावर के अंदर भेज दिया था। वो बताता है, मैंने यहाँ पर कम से कम 20,000 किलोग्राम मिट्टी को कलेक्ट कर लिया है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इतना काफी होगा। यहाँ पर एपोकलिप्स शुरू होने के बाद सब कुछ यहाँ तक कि जमीन भी खराब हो जाएगा, इसलिए बाद में इसे प्राप्त करना काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा। यहाँ पर बर्बाद करने के लिए मेरे पास एक भी समय बचा हुआ नहीं है। और वहाँ पर आपने लोटस फायर को यूज करते हुए और भी मिट्टी को टावर के अंदर डालने लगता है। वहीं पर दूसरी तरफ जियायान के वेयर हाउस पर आग लगाने के लिए आंटी जैंग काफी ज्यादा फायर क्रैकर्स को खरीद चुकी थी। साथ ही में वो जियायान को मारने के बारे में भी सोच रही होती है। और इतने में ही वहां पर उसका ग्रैंडसन जियाबाओ एक मिरर को लेकर आता है। आंटी जैंग उस मिरर को देखती हुई जियाबाओ से पूछती है, आखिरकार तुमको ये मिरर कहाँ पर मिला? क्या तुमने इसको उस शॉप से चुराया था जहां पर हमने फायर क्रैकर्स को खरीदा था? जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मेरा ग्रैंडसन सच में काफी ज्यादा स्मार्ट है। वो तो यहाँ पर अपने ग्रैंडसन को डांटने के बदले में उसका तारीफ कर रही थी। अब इतने में ही जियाबाओ की बॉडी से कुछ एनर्जी बाहर आने लगा। वो हंसते हुए बताता है, मिरर के अंदर कोई मौजूद है। आंटी जैंग उस मिरर को देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक डीमन दिखाई दे रहा था जो कि काफी जोरों जोरों से हंस रहा होता है। आंटी जैंग तो काफी ज्यादा डरते हुए जमीन पर गिर जाती है। वो तो कहने लगी थी, ये तो एक भूत है, तुम जल्दी इसको खत्म करो। आपने ग्रैंडमा को इस तरह से डरा हुआ देखकर जियाबाओ कहने लगता है, क्या आपको मिरर देख के मजा नहीं आया? आपने तो कहा था कि
मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर आप मिरर को क्यों नहीं देख रही हो? इतना कहकर वो मिरर को उसके चेहरे के आगे कर देता है। उस डीमन को दोबारा देखने के बाद तो आंटी जैंग काफी जोरों जोरों से चिल्लाने लगी थी। अब इतने में ही उस मिरर के अंदर से कुछ चीज निकलकर उसको कैप्चर कर लेता है। वहीं पर ये सब देखने के बाद तो जिया बाओ को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि उसे तो लग रहा होता है कि उसकी ग्रैंड माँ यहाँ पर उसके साथ मजाक कर रही होती है। वहीं पर आंटी जैंग की बॉडी से काफी ज्यादा इविल एनर्जी बाहर निकलने लगता है। वो जिया बाओ को अपनी तरफ बुलाने लगी है। देखते ही देखते वो एक डीमन के फॉर्म पर आ जाती है, जिसको देखने के बाद तो जिया बाओ उस जगह से भागने लगा। दूसरी तरफ हमें एक नदी के साइड पर एक वेयर हाउस को दिखाया जाता है। वहां पर कुछ वर्कर मच्छी मार रहे थे, लेकिन उनके जाल पर कुछ अजीब तरह के मच्छी आते हैं जिनका दांत काफी लंबे लंबे होते हैं, जिनको देखने के बाद उन्हें कुछ अजीब लगा, जिसके वजह से वो उन फिश को दोबारा नदी पर फेंक देते हैं। अब वहीं पर एक वर्कर ओल्ड रू के पास जाकर स्टोरेज टेबल मांगता है, लेकिन ओल्ड रू वहां पर कुछ भी जवाब नहीं देता। उसके हाथ को देखने से ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर इन्फेक्टेड हो चुका हुआ। वर्कर पूछने लगता है, आपको यहाँ पर क्या हुआ है? क्या आपको यहाँ पर सर्दी लग गया? और क्या आप आज यहाँ पर छुट्टी लेना चाहते हो? लेकिन ओल्ड रू वहां पर कुछ भी जवाब नहीं देता। अब इतने में ही वहां पर कुछ लोग आ पहुंचते हैं, जिनको देखने के बाद वर्कर पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो? जहां पर एक आदमी पूछता है, मैंने सुना था कि पूरे जेट सिटी के क्लींसिंग बिल इस वेयर हाउस के अंदर मौजूद है। जहां पर वर्कर बताता है, पर ये सारे क्लींसिंग बिल एक कस्टमर ने पहले से ही खरीद लिया है। अगर तुम खरीदना चाहते हो तो तुम खरीद सकते हो। लेकिन वो यहाँ पर खरीदने के लिए ना आकर लूटने के लिए आए हुए थे। अब वो आगे जाकर उस वर्कर को धक्का मार के पीछे कर देते हैं। वो तो अब वहां पर वेयर हाउस के अंदर जाने लगे थे, लेकिन तभी ओल्डू ने एक आदमी के पैर को पकड़कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो तो अब यहाँ पर पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। अब इतने में ही बाकी लोग कुछ हथियार लेके ओल्डू के ऊपर अटैक करके उसको वहां पर खत्म कर देते हैं। यहाँ पर अब ज़ॉम्बीज के पकड़ने की वजह से उनका बॉस भी इन्फेक्टेड हो चुका था। वो पूछते हैं, आपको यहाँ पर क्या हुआ? क्या आप ठीक हो? जहाँ पर वो उनको मेडिसिन यानी कि क्लींसिंग पिल को देखने के लिए कहता है। साथ ही में उसने बताया, यहाँ पर हमारे रास्ते पर जो कोई भी आएगा उसे खत्म कर दो। इतने में ही वहाँ पर जयान भी आ पहुँचता है, जहाँ पर उसने कहा, किसी इंसान ने इसको रियल मनी से परचेज किया है और तुम इसको इस तरह से चुराना चाहते हो। यहाँ पर अभी तक ये दुनिया खत्म नहीं हुआ है, क्या तुम इतना जल्दी मरना चाहते हो? अब बॉस बताता है, मैं यहाँ पर तुमको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। यहाँ पर नज़दीक के इंडस्ट्रियल पार्क के साथ ही साथ में पूरा इंटायर लॉजिस्टिक मेरे बॉस के अंदर आता है। यहाँ पर अभी तक ये सामान तुम्हारे जगह पर पहुँचा नहीं है, तो क्यों ना तुम इसके प्राइस बता दो, हम इसको यहाँ पर खरीदना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जियान साफ साफ उनको मना करते हुए बताता है, मैं यहाँ पर क्लींसिंग पिल को बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहता। मैं यहाँ पर तुम लोगों को बाहर जाने के लिए बस 1 मिनट के समय दे रहा हूँ। उसके बाद जो होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। वो वहाँ पर उस ज़ॉम्बीज़ को देखने के बाद कहने लगता है, क्या यहाँ पर इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदलना चालू हो चुके हैं? अब इतने में ही एक आदमी ने जियान के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन जियान उसको पीछे करते हुए काफी तेजी से क्लींसिंग पिल के ऊपर चला गया था। अब वो एक बॉक्स को खोलता है तो उसमें कुछ खाने का सामान मौजूद था। वो कहता है, तुम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर इस जगह पर जितना भी सामान है वो तुम्हारे बॉस का है, क्या ये सामान भी उनका है? और यहाँ पर बारबेरियंस को इसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ये सामान तुम्हारे बॉस का है तो मैं यहाँ पर तुम्हें लूटना चाहता हूँ। इतना कहकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। और कुछ समय के बाद वो लोग अपने बॉस के पास आ चुके थे, जो कि एक लेडी होती है। वो काफी गुस्से में कहती है, तुम लोग यहाँ पर क्लींसिंग पिल को तो ला नहीं पाए, लेकिन तुमने अपने सामान को भी घुमा दिया। वो आदमी बताता है, उस इंसान के पास सुपर पावर मौजूद थे। वो कोई एक आम इंसान ना होकर एक मॉन्स्टर है। जब उसने वेयर हाउस के डोर को क्लोज किया तो उसके अंदर का सामान उस जगह से गायब हो गया। और जब हम दोबारा दरवाजा खोल के अंदर गए तो वेयर हाउस पूरी तरह से खाली था। यहाँ पर वो लेडी भी कहने लगती है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो पूछती है, उस इंसान का नाम क्या है? जहाँ पर एक दूसरा आदमी बताता है, मैंने कस्टमर इन्फॉर्मेशन पर देखा था जिसमें उसका नाम जियान लिखा गया था। लेडी सोचने लगती है, क्या वो भी एक सुपर पावर यूजर हो सकता है?
ऐसा लगता है उसके पास स्टोर स्पेस वाला एबिलिटी मौजूद है, इसलिए हमारे पास सामान को वापस हासिल करने के लिए कुछ चांस बचे हुए हैं। अब वहां पर जिस इंसान को ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ा था वो अचानक से ज़ॉम्बीज़ में बदलने लगता है और फिर इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों हम जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना